जादुई लिपस्टिक का पेड़। भीमपुर नामक गांव में प्रमोद अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था। प्रमोद ना के बराबर पढ़ा लिखा था, इसलिए वो एक सेठ के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था। प्रमोद के पढ़े लिखे ना होने के कारण सेठ उसे उसकी मेहनत के भी कम पैसे दिया करता था। उन्हीं पैसों से प्रमोद अपना घर परिवार चलाता था, परंतु इतने कम पैसों में उसका पूरे महीने भर का खर्चा नहीं निकल पाता था, जिसकी वजह से कई बार तो उसे और उसके पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। प्रमोद के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम प्रशांत और छोटे बेटे का नाम अमित था। उसका बड़ा बेटा प्रशांत बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो दिन भर बेड पर ही पड़े पड़े सोता रहता था और रातों रात अमीर होने के सपने देखा करता था। वो ना तो अपने घर में अपनी माँ का हाथ बटाता और ना ही अपने पिता का, और ना ही अपने पिता के किसी भी काम में मदद किया करता था। जबकि उसका छोटा बेटा अमित बहुत समझदार था। वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर में अपनी माँ का भी हाथ बटाता और जरूरत पड़ने पर अपने पिता के भी काम में उनकी मदद किया करता था। प्रमोद जैसे तैसे करके अपने घर परिवार का गुजारा चला रहा था, परंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन प्रमोद बहुत बीमार पड़ जाता है, तो उसकी पत्नी शांति उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसे इलाज कराने के लिए काफी सारे पैसे जमा कराने की बात कहता है। परंतु पैसों की कमी होने के कारण शांति अपने पति प्रमोद का इलाज नहीं करा पाती, जिसकी वजह से प्रमोद की मौत हो जाती है। उसके बाद से तो जैसे उनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके घर में खाने की भी लाले पड़ जाते हैं। ये सब देखकर शांति बहुत परेशान हो जाती है और अपने बड़े बेटे प्रशांत से कहती है, प्रशांत उठो, देखो काफी टाइम हो चुका है, कब तक सोते रहोगे? क्या है माँ, क्या काम है आपको मुझसे? मैं अभी इतना अच्छा सपना देख रहा था। सपने में मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की से होने वाली थी, जिसके बाद मैं खुद भी अमीर बन जाता, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे उठा दिया। लगता है आपको मेरा अमीर होना बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो तुम्हें बस इसलिए उठा रही थी ताकि तुम्हें समझा सकूं कि अब तुम कोई काम धंधा करो और कुछ पैसे कमाओ, ताकि हमारे घर का गुजारा हो सके। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आखिर आप कब तक इसी तरह पड़े पड़े सोते रहेंगे? अब आपको कोई ना कोई काम करना ही चाहिए, क्योंकि घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। आप बड़े हो, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी ही होगी। नींद में पड़े पड़े सपने देखते रहने से कोई अमीर नहीं होता। अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और माँ भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब और मेहनत नहीं कर सकती। तो अब आपको ही कुछ करना होगा। देख छोटे, तू अपना ये ज्ञान अपने पास ही रख। अगर तुझे घर परिवार की इतनी चिंता हो रही है, तो तू अपनी पढ़ाई छोड़कर खुद कोई काम क्यों नहीं कर लेता? मुझसे क्यों मेहनत करने के लिए कह रहा है? मुझे तो मेहनत करने में बहुत आलस आता है, इसलिए तुझे जो करना है कर। आज के बाद मुझसे कुछ मत कहना। तो ये ज्ञान तो किसी बाबा के आश्रम में जाकर देना शुरू कर, वहाँ से कुछ पैसे आएंगे, जिससे हमारे घर का खर्चा चलने लगेगा। अपने बड़े भाई प्रशांत की बात सुनकर अमित बहुत दुखी हो जाता है और घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ अमित बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तुम अपने बड़े भाई की बातों पर ध्यान मत दो। अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो। मैं ही इंतजाम करके कोई काम ढूंढ लूंगी और कुछ पैसे कमाने लगूंगी, जिससे हमारे घर का खर्चा चलने लगेगा। नहीं माँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे हमारे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए और हमें 2 वक्त की रोटी मिलने लगे। क्योंकि माँ, मैं अब ये नहीं चाहता कि आप हम दोनों के रहते हुए भी इस उम्र में मेहनत करें। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं कैसे न कैसे करके अपने लिए ही कोई काम ढूंढता हूँ। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ। बेटा, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हमारे पूर्वजों की 1 बीघा जमीन है, जो तुम्हारे पिताजी के पास भी थी। उन्होंने शुरू में तो उस खेत में बहुत मेहनत करी,
लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद भी उसमें कुछ पैदा नहीं हुआ तो उन्होंने भी उसको छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जमीन बिल्कुल बंजर है। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर मुझे दी है। मुझे तो लगा था कि पिताजी के पास कोई जमीन ही नहीं है। पिताजी ने तो उस पर मेहनत करके देख लिया, पर अब मेरी बारी। हो सकता है कि पहले कुछ पैदा ना हुआ हो, लेकिन अब मैं मेहनत करूं तो क्या पता भगवान की कृपा से उसमें कुछ खेती होने लगे, जिससे हमारे घर का हाल कुछ ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम उस बंजर जमीन पर एक बार फिर से मेहनत करके देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। माँ, मुझे ये तो बता दीजिए कि हमारे पूर्वजों की वो 1 बीघा जमीन है कहाँ पर? हमारे गांव के बाहर जो तालाब है उसके दाईं ओर वाला खेत हमारा है। वहां जाकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि यही तुम्हारा खेत है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सारे खेतों में अनाज खड़ा हुआ तुम्हें दिखाई देगा। केवल वही एक खेत है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। अगली सुबह अमित अपनी माँ की बताई हुई जगह पर जाता है तो वहाँ उसे अपने पूर्वजों का वो 1 बीघा खेत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई जन्मों से इस पर हल भी नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूँगा ताकि इसमें कोई पैदावार हो सके। बाकी भगवान की मर्जी। अमित कई दिनों तक उस खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसमें खेती होने का उसे कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी वो हार नहीं मानता और दिन रात मेहनत करता ही चला जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो हार कर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, मैं इस खेत में इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लगता है माँ सही कह रही थी कि ये खेत बंजर है। इसमें चाहे कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन कोई भी खेती नहीं हो पाएगी। अब मुझे इसमें मेहनत करने की बजाय अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देने के लिए किसी के यहाँ नौकरी कर ही लेनी चाहिए। अगर मैंने नौकरी करके पैसे ना कमाया तो हमारा परिवार भूख से ही मर जाएगा। अमित निराश होकर ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके पास एक बूढ़े बाबा जी आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मुझ बूढ़े पर थोड़ी सी कृपा कर दो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। बाबा जी, मेरे तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? ऐसा मत बोलो बेटा, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ऊपर से इतनी तेज धूप हो रही है, इसकी वजह से मैं और नहीं चल पाऊंगा। इसलिए तुम मेरे ऊपर थोड़ी कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ऐसी बात है बाबा जी, तो ऐसा करिए, आप ये 1 रोटी और प्याज खा लीजिए जो मुझे मेरी माँ ने खाने के लिए दिया था। मैं अगर एक दिन नहीं भी खाऊंगा तो भी चल जाएगा। इतना कहकर अमित उस बूढ़े व्यक्ति को अपना खाना दे देता है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ा आदमी अमित से कहता है, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने आज अपने हिस्से का खाना मुझे देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम चाहते हो। बूढ़े की बात सुनकर अमित दुखी मन से उनसे कहता है, बाबा जी, अभी कुछ समय पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब से हमारे घर में बहुत सारी समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। इस वजह से वो कोई काम नहीं कर सकती और मेरा बड़ा भाई 1 नंबर का आलसी और कामचोर है। वो सारा दिन बेड पर पड़े पड़े सोता रहता है और अमीर होने के सपने देखता रहता है। उसे घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है। और मुझे देखिए, मैं इस बंजर खेत में कई दिनों से दिन रात पसीना बहा रहा हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इस जमीन में आज तक एक अनाज का दाना तक नहीं उग पाया। अब आप ही बताइए कि आपका भगवान इसमें मेरी क्या मदद कर पाएगा। बेटा, लगता है तुम बहुत परेशान हो,
लेकिन मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का एक समाधान है। ये लो जादुई पत्थर, इन्हें अपने खेत में डाल दो और कल सुबह आकर अपना खेत देखना, तुम्हें भगवान पर वापस से भरोसा हो जाएगा। अमित बेमन से उस पत्थरों को ले लेता है और बूढ़े व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, मेरे इस बंजर खेत में वैसे भी सिवाय पत्थरों के और कुछ भी नहीं है। आपके दिए हुए ये जादुई पत्थरों का मैं क्या करूँगा? लेकिन फिर भी आप यदि इतना कह रहे हैं तो आपके दिए हुए ये पत्थर मैं अपने खेत में डाल देता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। अमित की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। उसके बाद अमित उन जादुई पत्थरों को अपने खेत में डालकर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन जब वो अगली सुबह अपने खेत की तरफ आ रहा होता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि उसके बंजर खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं। ये देखकर पहले तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वो पेड़ों के पास जाकर देखता है तो उसे उन पेड़ों में लिपस्टिक लटकी हुई नजर आती है। ये देखकर वो उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो लिपस्टिक के पेड़ हैं, भला इनका मैं क्या करूँगा? मैंने तो सोचा था कि बाबा जी के दिए हुए पत्थरों से मेरे खेत में अनाज उगेगा, लेकिन यहाँ तो ये लिपस्टिक उग गई है। ना तो ये खाने की चीज है और ना ही हमारे घर में इसे कोई लगाने वाला है। इससे तो मेरा खेत और भी बेकार हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अमित ये सब देखकर पहले से भी ज्यादा निराश हो जाता है और रोते हुए अपने घर चला जाता है। लेकिन उसके खेत में लिपस्टिक की खेती की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, जिसे सुनकर गांव की एक बूढ़ी औरत अमित के घर आती है और उसे समझाती है, अमित बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में लिपस्टिक की खेती हो रही है। ये सब देखने और सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा कमाल मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है। हाँ दादी माँ, आपने सही सुना है, मेरे खेत में सच में लिपस्टिक की खेती हो रही है। लेकिन अब आप ही बताइए कि मैं उस लिपस्टिक का क्या करूँगा? अगर खेत में कुछ अनाज पैदा होता तो कम से कम मेरा और मेरे परिवार का खाने का तो इंतजाम हो ही जाता, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पा रहा। हमारे घर में तो खाने के बिल्कुल लाले ही पड़े हुए हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और रही बात लिपस्टिक की खेती की, तो मैं इसके लिए तुम्हें एक समाधान दे सकती हूँ। बताइए दादी जी, आपके पास इसका क्या समाधान है? क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे घर में और हमारे पूरे गांव में कोई भी लिपस्टिक का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है कि शहर में रहने वाली औरतें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो क्यों ना तुम अपनी इन लिपस्टिक को शहर के बाजार में बेच दो, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से तुम अपने घर के राशन का इंतजाम कर पाओगे। अरे वाह दादी माँ, आपका दिया हुआ समाधान तो सचमुच बहुत ही अच्छा है। मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं परेशान हो रहा था। अमित उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करके अपने खेत चला जाता है और वहां पहुंचकर अपने खेत में लगी हुई सारी लिपस्टिक तोड़कर एक बोरी में भर लेता है और उसे लेकर शहर में जाकर उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। बाजार में पहुंचकर वो दुकानों में जाकर अपनी लिपस्टिक बेच देता है, जिससे उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। लोगों को उसकी दी हुई लिपस्टिक बहुत पसंद आती है और वो उसे लिपस्टिक को दोबारा भी लाने के लिए कहते हैं। अमित पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और रास्ते में से अपने घर के लिए जरूरत का सारा सामान खरीद लेता है और खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है। वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। माँ, उन बूढ़े बाबा के दिए हुए पत्थरों की वजह से हमारे खेत में जो लिपस्टिक के पेड़ लगे हैं, उन पर उगी हुई लिपस्टिक लोगों को बहुत पसंद आई है और उन्होंने कल भी मुझे और लिपस्टिक लाने के लिए कहा है। और आज जो लिपस्टिक मैंने बेची है, उनसे मुझे बहुत सारे पैसे मिले और उन्हीं पैसों से मैं घर का सारा राशन खरीद कर ले आया हूँ। हाँ बेटा, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
कि तुमने हार नहीं मानी और अपना पूरा मन लगाकर मेहनत की और उसी का फल तुम्हें आज मिला है। तुम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करो, यही मेरा आशीर्वाद है। उस दिन के बाद से अमित अपने खेतों में और मेहनत करने लगा और उसके खेतों में रोज बहुत सारी लिपस्टिक पैदा होती, जिन्हें वो रोज शहर में जाकर बेचता, जिससे खूब सारे पैसे उसे रोज मिल जाया करते थे। इसी तरह रोज धीरे धीरे वो मेहनत करके पैसे जमा करने लगा और फिर उनके घर परिवार का गुजारा अच्छी तरह होने लगा। ये सब देखकर उसके बड़े भाई प्रशांत को भी समझ आ गया कि मेहनत करने से ही इंसान अमीर बन सकता है, केवल सपने देखते रहने से कुछ नहीं होता। और फिर प्रशांत भी अपने छोटे भाई अमित के साथ खेतों में काम करने लगा, जिससे उन्हें और भी ज्यादा मुनाफा होने लगा और वो सच में अमीर हो गए और सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में कनिका और रूबी नाम की दो बहनें अपने मामा और मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही रूबी और कनिका के माता पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसलिए दोनों बहनें अपने मामा मामी के साथ उनके घर आ जाती है, लेकिन उनकी मामी सुजाता उन बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। कनिका बड़ी थी और रूबी अभी छोटी थी, लेकिन फिर भी सुजाता रूबी से घर का सारा काम करवाया करती थी। एक दिन रूबी अपनी बड़ी बहन कनिका से बोलती है, दीदी, इस तरह से मैं अगर घर के काम करती रही तो मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन करता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि हम मामी जी की इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। दीदी, एक बार आप मामी जी से बात करके देखो, क्या पता वो मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दे, फिर मैं स्कूल जाया करूँगी। एक बार आप कोशिश तो करके देखिए दीदी। रूबी, मेरी प्यारी बहन, जो तुम ये ख्वाब देख रही हो बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मामी जी तुम्हें कभी भी स्कूल नहीं जाने देगी, क्योंकि मामी जी ने मामा जी के कहने पर हमें अपने घर में जगह तो दे दी, लेकिन वो हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती है, बल्कि हमें नौकरानी मानती है। तुम तो जानती हो, वो पूरा दिन हमसे नौकरों की तरह काम कराती है। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देगी? रूबी और कनिका इस तरह बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर सुजाता आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और रूबी को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम दोनों मनहूस बहनें यहाँ बैठकर कौन सी खिचड़ी पका रही हो? मैंने तुझसे बोला था ना कि मेरे लिए जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आ। तूने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है महारानी। मामी जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर कनिका अपनी मामी के लिए चाय और नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती है। कनिका के दिमाग में अपनी बहन रूबी की बात ही चल रही होती है, इसलिए वो बहुत हिम्मत करके अपनी मामी से बोलती है, मामी जी, एक बात बोलूं? हाँ बोल। वो मामी जी, रूबी पढ़ना चाहती है, उसका पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप कृपया करके उसके स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आप चाहे तो रात दिन मुझसे सारा काम करवा लेना, लेकिन मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए, बस मेरी बहन के स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। कनिका की ऐसी बातें सुनकर सुजाता आग बबूला हो जाती है और वो गरम गरम चाय कनिका के ऊपर फेंक देती है और जोर से कनिका को थप्पड़ मारकर बोलती है, तेरी बहन को पढ़ लिख कर आखिरकार बनना क्या है? कलेक्टर तो वो बन नहीं पाएगी, रहेगी तो तेरी बहन आखिरकार मेरे घर की नौकरानी। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, लेकिन आज के बाद दोबारा तूने स्कूल जाने की बात करी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी और अपने घर से तुम दोनों बहनों को धक्के मारकर बाहर निकाल फेंकूंगी। फिर है ना तुम दोनों बहनें सड़क के किनारे भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है, वही काफी है। वो तो तुम्हारे मामा जी की बात मान ली मैंने, वरना तो मैं तुम्हें घर में भी घुसने भी ना दूं। चल निकल जा यहाँ से, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी कनिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी रूबी दवाई लेकर आती है और अपनी बहन के हाथों पर लगाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप मामी जी से भी बात नहीं करती और ना ही मामी आपकी पिटाई करती और ना ही वो गरम गरम चाय आपके ऊपर फेंकती। दीदी, आप ये क्रीम लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे।
मैं आज के बाद कभी भी स्कूल जाने के बारे में बात नहीं करूंगी। अपने दिलो दिमाग से मैं स्कूल का ख्याल निकाल दूंगी। ऐसा कहकर रूबी अपनी बहन कनिका को क्रीम लगा देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें सो जाती हैं। सुबह उठने के बाद सुजाता कनिका और रूबी को बुलाती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो नालायको, आज मेरी बेटी नानी के घर से वापस आ रही है, इसलिए तुम पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देना। और सुन कनिका, 10 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना बहुत पसंद है। और तू सुन रूबी की बच्ची, मेरी बेटी को गार्डन बिल्कुल साफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो शाम के समय में गार्डन में अक्सर जाती रहती है, इसलिए अच्छे से सफाई करना गार्डन की। अगर तुम दोनों मनोज बहनों ने कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो। बेचारी कनिका के हाथों में अभी भी चाय के जलने से छाले होती हैं, लेकिन वो फिर भी काम करने लग जाती है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसे इसी मजबूरी में घर का सारा काम करना पड़ता है। सबसे पहले वो सारे घर की सफाई करती है और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देती है, और फिर दर्द और जलन के साथ 10 तरह की वैरायटी का खाना भी बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ रूबी पूरे गार्डन की सफाई कर रही होती है। ऐसी ही दोनों बहनें अपना अपना काम करती है। थोड़ी देर बाद सुजाता की बेटी लक्ष्मी घर पर आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है। तभी खाना खाते समय उसके मुंह में बाल आ जाता है और वो अपनी माँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सुजाता रूबी और कनिका को आवाज लगाकर बुलाती है और बोलती है, क्यों रे नालायक, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? तू खाना बना रही थी या अपना हेयर स्टाइल? देख, खाने में कितने सारे बाल हैं। तेरी वजह से मेरी बेटी को दिक्कत हुई है, इसलिए तो यहाँ से रफा दफा हो जा। माँ, आपने कैसी नौकरानी रखी है? ना तो इनका कोई स्टैंडर्ड है और ना इनका कोई नाम। एक अच्छी सी शेफ रखो जो अच्छा अच्छा खाना बनाए। पता नहीं अब कहाँ से रोड छाप खाना बनाने वाली को ठा लाई। पता नहीं कैसा खाना बनाया इसने, एक तो ऊपर से इतनी सारी मिर्च और बाल भी। चलो निकलो यहाँ से तुम दोनों की दोनों। मामी जी, हमें माफ कर दो। रात के समय में हम दोनों कहाँ पर जाएंगी? हमारा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें मत निकालिए। माँ, ये आपको मामी क्यों बोल रही है? ये दोनों कौन है? अरे बेटा, ये दोनों बुआ की बेटियाँ हैं। इसके माँ बाप मर गए, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख लिया। मैंने सोचा कि मेरे को 2 नौकरानी मिल जाएगी। माँ, अभी के अभी निकालो इनको यहाँ से। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इन दोनों बहनों ने मिलकर मेरा खूब मजाक उड़ाया है। जब मैं इनके घर खेलने के लिए जाती थी तो ये दोनों बहनें मुझे अपने खिलौने कभी भी नहीं दिखाती थी। अभी के अभी निकालो इनको यहाँ से। लक्ष्मी दीदी, बचपन की बातें जाने दीजिए, वो तो बचपन था। अगर आप हमें बाहर निकाल देंगी तो रात के समय में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप दोनों हम दोनों बहनों से जितना काम बोलेंगी, हम दोनों उतना काम करने के लिए तैयार है। हम कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन हमें आप घर से मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी मामी और उनकी बेटी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उनकी मामी सुजाता और उनकी बेटी लक्ष्मी को उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती है, लेकिन उन दोनों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। दोनों बहनें सड़क के किनारे सो जाती है। सुबह उठते ही रूबी बोलती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं एक कदम और नहीं चल सकती। कुछ भी करके आप मेरे लिए खाना ले आइए। रूबी, मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करती हूँ। एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। ऐसा बोलकर दोनों बहनें बहुत रोती है। जिसके बाद जैसे तैसे वो अपने आप को संभालती है और जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों बहनें अपने लिए जंगल से लकड़ियां काटकर एक झोपड़पट्टी बनाती है। जिसके बाद कनिका बड़ी बड़ी कोठियों में जाती है और झाड़ू पोछे का काम मांगती है। कनिका को एक कोठी में काम मिल जाता है। कनिका कोठी में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। काम करने के बाद उसे जो कुछ भी पैसे मिलते थे उनसे वो अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनिका सोचती है, रूबी पढ़ना चाहती है। अगर मैं और मेहनत करूं तो जो कुछ भी पैसे बचेंगे उनसे मैं रूबी को स्कूल पढ़ा सकती हूँ।
ऐसा सोचकर कनिका अपना एक समय का खाना कम कर देती है और अपनी बहन को 2 समय का खाना देती है और खुद 1 समय का खाना खाती है। और फिर कनिका एक कोठी की जगह 4-5 कोठियों में काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि वो रूबी को स्कूल में एडमिशन करा सके। धीरे धीरे करके रूबी के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद कनिका रूबी के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए अपने बैग में पैसे लेकर जा रही होती है। तभी कुछ चोर उसका बैग छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। रूबी और कनिका बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। ये देख दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कनिका बहुत रोती है और बोलती है, रूबी मेरी प्यारी बहन, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी सबके सब चोर ले गए। पता नहीं भगवान हमारी गरीबी की कौन सी परीक्षा ले रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती है। रूबी तुम घर जाओ, मैं कोठियों की मालकिन के पास जा रही हूँ। मैं उनसे थोड़े बहुत पैसे उधार मांग कर देखती हूँ, क्या पता वो मुझे थोड़े से पैसे दे दे। ऐसा बोलकर कनिका काम करने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे फुटपाथ पर एक जख्मी पक्षी दिखाई पड़ता है। तभी कनिका भाग कर जाती है और उस पक्षी को उठा लेती है और नदी के पास ले जाती है। फिर उसके जख्म को अच्छे से साफ करके उसकी मरहम पट्टी कर देती है। तभी वो पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है और बोलती है, कनिका तुम कितनी अच्छी हो, तुमने इस पक्षी को बचाने के लिए कितना प्रयास करा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो मेरी सोने चांदी की जादुई गाउन की नदी के पास। ऐसा बोलकर परी कनिका को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की गाउन की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ सोने के गाउन की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ चांदी के गाउन की नदी। तभी जादुई सोने के गाउन की नदी से आवाज आती है, खुशी परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हो। इसका मतलब है कि तुम इस लड़की को सोने और चांदी के गाउन देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें ये बात पता है ना, जब तक ये परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती हूँ। तो सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के गाउन की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हें बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और अगर तुम जादुई सोने के गाउन की नदी की तरफ आओगी तो तुम्हें वहाँ बहुत सारे वृद्ध महिलाएं मिलेंगी जिनकी तुम्हें मदद करनी होगी। तो अब तुम बताओ कि तुम जादुई सोने के गाउन की नदी की तरफ जाओगी या जादुई चांदी के गाउन की तरफ? मेरे माता पिता मुझे हमेशा सिखाते थे कि हमें हमेशा पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि पुण्य कमाना धन दौलत कमाने से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए मैं जादुई सोने के गाउन की नदी चुनूंगी और वृद्ध महिलाओं की सेवा करनी चाहूंगी और धन दौलत का लालच कभी भी नहीं करना चाहूंगी। खुशी परी, ये लड़की पास हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी नदी से जादुई सोने का गाउन देती हूँ। तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो, धन दौलत कुछ भी। कनिका नदी और परी का धन्यवाद करके जादुई सोने का गाउन लेकर अपने घर आ जाती है और रूबी को जादुई सोने के गाउन के बारे में बताती है, जिसके बाद रूबी जादुई सोने के गाउन से बहुत बड़ा घर, खाने पीने की चीजें, अच्छे अच्छे कपड़े, गाड़ी, सब कुछ मांग लेती है। इतना बोलते ही उसके सामने ये सब कुछ आ जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें शहजादी वाली जिंदगी जीने लगती है और फिर रूबी स्कूल जाने लगती है। अपनी बहन को स्कूल जाता देख कनिका बहुत खुश होती है, लेकिन जब इन सब की खबर सुजाता और लक्ष्मी को लगती है तो वो दोनों आग बबूला हो जाती है और कुछ गुंडों को लेकर वो दोनों उनके घर पर आ पहुंचती है और जादुई सोने का गाउन चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही सुजाता जादुई सोने के गाउन को हाथ लगाती है तो उसे बहुत तेज करंट लगने लगता है और उसके बाद जादुई सोने के गाउन से सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं। सांप और बिच्छू को आता देख वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहनें जादुई सोने के गाउन की मदद से अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है और गांव के गरीब परेशान लोगों की मदद भी करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।